हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी लाइफ में बहुत सारा समय तो आप स्टडीज़ को दे रहे होंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा अपने लेज़र में आप क्या करते हैं वो भी मुझे बताइए। कई बार क्या होता है, किसी को बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है, किसी को पेंटिंग करने का होता है, किसी को अन्य बहुत सारी हॉबी को लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर जिसकी हॉबी स्टडीज़ हो जाती है, ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ उसके अंदर संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है। जितना हम चीज़ों के प्रति संवेदनशील होते हैं, उतने हम बेहतर इंसान बनते जाते हैं ना। तो आज हम पर्सपेक्टिव ऑन स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी कर रहे थे। अभी तक 2-3-4 लेक्चर्स इस पे हो चुके हैं। कल हमने मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी को देखा था, आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में ही हैं और मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी जो AR देसाई ने यूज़ की उसके बारे में जानेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या पड़ा, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी ऑफ AR देसाई। तो देखिए इनका पूरा नाम पहले देखिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अक्षय रमन लाल देसाई, तो शॉर्ट में AR देसाई, वॉज अ पॉइनर ऑफ द यूज़ ऑफ द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोसाइटी। ये सेमिनल वर्क, तो इनका एक जो इन्होंने किताब लिखी, स्टडीज़ की थी, तो उसके कोई भी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में आ जाता है तो वो किताब ज़रूर लिखता है। तो इनका किताब का नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जनरेट्स अ डिटेल्ड व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय यूजिंग दिस पर्सपेक्टिव। तो इस यही मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव का यूज़ करके इन्होंने ये पूरा लिखा। दिस पर्सपेक्टिव वॉज अगेन रिवाइव्ड, ठीक है, कब रिवाइव हुई, 1970s के आसपास। एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द डिकेड वर summed up by Desai at the 15th All India Sociological Conference। तो देखिए ऑल इंडिया सोशोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस भी होती है, ठीक है। तो ये सारा इनका जो पूरा एक दशक तक जो इन्होंने बहुत सारा काम किया, वो कहाँ पे इन्होंने एक तरह से उसका पूरा निचोड़ इन कॉन्फ्रेंसेस में, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती ही हैं, वहाँ दिया, ठीक है। इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टाइटल्ड, तो इन्हीं का पूरा व्याख्यान रहा होगा। तो इस व्याख्यान का नाम जो पड़ा वो था रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ही यूज द डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी। हिज अप्रोच इज यूनिक एज ही गेव लोअर इम्पॉर्टेंस टू कल्चर एंड रिलीजन इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इन्होंने बहुत कम कल्चर और रिलीजन को बहुत कम इम्पॉर्टेंस दी। इन्होंने, अगर मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या, इकोनॉमी से रिलेटेड सारा कुछ आ जाता है। यानी सारा कुछ क्या डिटरमाइन करता है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन डिटरमाइन करती है कि आपकी सोशल पोजीशन क्या होगी सोसाइटी में ना। इंस्टेड ही ट्रेस द ट्रेडिशन इन टर्म्स ऑफ मटीरियल रिलेशंस ना। ही lamented the uncritical use of foreign models in context of Indian society, which often lead to a distortion of this perspective. He also conducted village studies in order to identify the contradictions present in the Indian society. He emphasized comparative approach in his writing. तो इन्होंने comparative approach को लिया एक तरह से, और जब आप comparison draw करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें तो होंगी ना, तभी comparison होता है, या दो से अधिक भी हो सकती हैं, okay? His approach witnessed a tradition from an emphasis on understanding in to suggestion of alternatives। तो इन्होंने एक तरह से पूरा किस पर जोर दिया, ट्रांजिशन पे जोर दिया, रेदर देन कि अल्टरनेटिव्स ये सजेस्ट करें, ठीक है। लाइक अदर मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ही आल्सो ट्राई टू एक्सपोज द कंट्राडिक्शन एंड एनोमलीज इन द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। तो जो भी कंट्राडिक्शंस आते हैं, एनोमलीज आती हैं, कोई प्रोसेस अब चेंज की तरफ जा रहा होता है, चाहे वो सोशल प्रोसेस हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रोसेस हो या अदर, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। उसमें कुछ कह सकते हैं कुछ कंट्राडिक्शंस भी आते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें अपोजिट फोर्सेस भी रहती हैं। तो इन्होंने क्या अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टूड द इंडियन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ अ डायलेक्टिकल मैटेरियलिस्टिक बेसिस, जो कार्ल मार्क्स का था ना। द स्टडी ऑफ प्रोडक्टिव रिलेशंस इज यूज टू इंटरप्रेट सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना। इन सबको स्टडी करने के लिए प्रोडक्टिव, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे फिर वही आ जाता है, आपके हैव नॉट्स और हैव, जिनके पास हैव है, यानी जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, तो इन्हीं को कहा जाता है हैव्स और हैव नॉट्स, ठीक है।
जिसको उन्होंने कहा था क्या, प्रोलेटेरिएट और बर्जुआ ना, ये दो टर्म्स मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी में आता ही आता है। तो देखिए आगे फिर क्या कह रहे हैं, इंडियन सोसाइटी एंड इट्स ट्रेडिशन आर सीन एज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वही आ गया, डैट इज कल्चर इज रूटेड इन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कह रहे कल्चर भी कहाँ रूटेड होता है, इकोनॉमिक, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही से सब स्टडी करते हैं तो यही अंततः समझ में आता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी है तो सोशल पोजीशन या सोशल कंडीशन भी अच्छी ही होगी। सिस्टमिक व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी इज ड्रॉन फ्रॉम द मार्क्सिस्ट मॉडल। Desai highlighted the contradiction and conflict present in India during the turbulent decade of 1970s. In the wake of apparent failure of planned growth, his main focus areas were state, nationalism, village, peasant struggle, caste, etc. तो इन्होंने देखा बहुत ज़्यादा जो टर्बुलेंट आया था एक तरह सा 1970s के आसपास, यानी बहुत उथल फुथल जो हुई थी इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद, जब पूरा जो विश्व है उससे बाहर आया तो बहुत सारे चेंजेस आए। और इन्होंने ये भी जाना कि इंडिया में बहुत सारी जो प्लानिंग चल रही थी वो क्या फेल होती रही, एक के बाद जो प्लान्स बना रहे थे वो फेल हो रहे थे, और इससे उन्हें समझ में आ रहा था कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, इस मेन फोकस, इनका फोकस कहाँ फिर गया, शिफ्ट हुआ, स्टेट पे फोकस इन्होंने किया, नेशनलिज्म की बात की, विलेज स्टडीज़ की इन्होंने, पीजेंट स्ट्रगल के बारे में जाना, और कास्ट तो था ही इंडिया में, ठीक है, अभी भी है। इन कंट्रास्ट टू हिज कंटेम्प्रेरीज लाइक श्रीनिवास हुज वर्क हैड अ समवॉट इम्प्लिसिट notion of upper caste values, Desai took a radical historical and materialistic view. He firmly believed in the idea of man can change the direction of society. तो इनका कहना था, इनका मानना था ये कि इस आइडिया पे ये बिलीव कर रहे थे कि जो आदमी है, जो मैन है, वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है डायरेक्शन, यानी दिशा पूरी बदल सकता है समाज की, यानी सोसाइटी की। ठीक है, अच्छा व्यू है मेरे ख्याल से। एंड वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट सोशल चेंज वॉज पॉसिबल, और ये इससे कन्विंस थे कि सोशल चेंज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम द ब्रिटिश रूल डिस्ट्रॉयड द प्री कैपिटलिस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन रिलेशंस एंड इंट्रोड्यूस मॉडर्न कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी रिलेशंस। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बताया कि जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो इसने क्या डिस्ट्रॉय किया, जो प्री कैपिटलिस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस था उसको डिस्ट्रॉय किया, और एक नया मॉडर्न कैपिटलिस्टिक एक तरह से प्रॉपर्टी रिलेशंस के बारे में नया उनका विचार आया, यानी ब्रिटिशर्स ये सब कर रहे थे तो इनको ये ऐसा लगा। एज अ रिजल्ट द एग्रीगेरियन, यानी कि जो कृषि से संबंधित है, social structure was also impacted and the economic foundation of caste was shattered by the new economic forces and forms introduced by the colonial capitalism। तो समझ में आ ही रहा होगा, पूरा उन्होंने हमारे कृषि क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया ब्रिटिशर्स ने स्पेशली, और फिर उससे क्या होता है, जब नुकसान होता है फिर नई चीज़ें आती हैं, फिर उसमें नया कुछ ना कुछ आता रहता है, इकोनॉमिक फोर्सेस बदलती रहती हैं, और इससे क्या होता है, नया इन्होंने कॉलोनियल कैपिटलिज्म को जन्म दिया। ये ब्रिटिशर्स की देन है, ठीक है। ही हैड अ विजन ऑफ एंटी ब्यूरोक्रेटिक एंड एंटी इम्पेरियलिस्टिक इंडियन सोसाइटी। देसाई वॉज एन अवॉर्ड एंड ही वाउच्ड फॉर द ट्रॉट्स्काइज फॉर्मूला। तो इनको कहा गया है ट्रॉट्स्काइट कहा गया, ये कोई हमें मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। देसाई वॉज यही बताया जा रहा है, इन्होंने इनका फॉर्मूला यूज़ किया तो इसको ट्रॉट्स्काइज फॉर्मूला भी कहा जाता है, जो कि परमानेंट रिवोल्यूशन की बात करता है, ठीक है। टू हिम एवरी नेशन, इनके अकॉर्डिंग फिर क्या है, एवरी नेशन state is imperialist by its nature and he saw the Indian state also being coercive on many forms। coercive समझ ही रहे होंगे आप। तो कह रहे हैं कि एवरी जो नेशन होता है, हर जो राष्ट्र है ना, जो हमारी स्टेट की परिकल्पना है, उसमें क्या होता है, इम्पेरियलिस्टिक फीचर होते ही होते हैं, बाय नेचर ही ऐसा होता है, ठीक है। और इन्होंने इंडियन स्टेट को भी क्या बताया, कोर्सिव है मैनी फ्रंट में, यानी कई आयामों में ना, ओके। On the issue of caste, he was influenced by the views of the Nirmal Kumar Bose, and he asserted that the structural reality for caste would disappear when Indian society will progress to a higher level। तो issue of caste की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये किन के विचारों से इम्प्रेस थे, इन्फ्लुएंस थे। एक नाम आ रहा है निर्मल कुमार बोस, यानी NK बोस भी कहते हैं इनको। एंड ही asserted that the structural reality for
तो कह रहे हैं जो स्ट्रक्चरल रियलिटी है कास्ट की वो डिसअपेयर यानी गायब हो जाएगी जब इंडियन सोसाइटी प्रोग्रेस कर लेगी बहुत हाई लेवल पे ना। अकॉर्डिंग टू देसाई, विलेजेस इन इंडिया historically evolved much before pre-British era, and village as a social unit was a relatively self-sufficient unit in economic relations. It never had considerable exchange relation with the outside world, and relations within the village were feudal in nature. तो बता रहे हैं कि एक विलेज सेल्फ सफिशिएंट होता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस या होते रहते हैं। देखिए बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम का मतलब ये आपके पास गेहूँ है, उनके पास चावल है, तो एक्सचेंज कर लेंगे सुविधा के अनुसार जब उनको जिसकी ज़रूरत होगी। तो कह रहे हैं कि इसीलिए वो क्या हो गया कि बहुत सारे जो रिलेशंस यहाँ बन रहे हैं वो फ्यूडल इन नेचर हो गए और आउटसाइड द वर्ल्ड वो कनेक्ट हो नहीं पाए, विद इन द विलेज ही सारा काम हो रहा है। कॉन्ट्ररी टू द इंडोलॉजिकल व्यू ही सॉ द जजमानी सिस्टम एज एन एक्सप्लॉयटेटिव वन। तो इनके अकॉर्डिंग भी जो जजमानी सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, एक्सप्लॉयटेशन कर ही रहा था। अकॉर्डिंग टू हिम, लैंड रेवेन्यू एंड टेन्योर सिस्टम ऑफ ब्रिटिश लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लासेज एंड हेंस कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन किनके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ, ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ। और ये AR देसाई का ही कहना है कि लैंड रेवेन्यू और टेन्योर सिस्टम जो ब्रिटिशर्स लेकर के आए वो एक तरह से उसने क्या किया, बहुत सारी न्यू क्लासेस बना दी, क्लासेस बनती चली गई, है ना। और इसी तरह से फिर कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ही सॉ नेशनलिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ मेटलिस्टिक कंडीशंस क्रिएटेड बाय द British rule transformed the Indian society by creating new classes and institutions. As a result, the old feudal mode of production was replaced by the new mode. ये पहले भी मैंने पढ़ाया कि ओल्ड वाला रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो फ्यूडल से फिर कैपिटलिस्ट आ गए वहाँ पे। न्यू क्लास स्ट्रक्चर ऑल्सो लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन। Exploitation led to unification in society as there was an identifiable common enemy. तो exploitation ने क्या किया, एक तरह से जिसको हम कह सकते पहचान पाए एनमी। तो हम सब जान रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारे एनमी है, यानी कॉमन एनमी बन गया एक तरह से। कौन बन गए कॉमन एनमी, ब्रिटिशर्स। Thus, instead of a pure socio-cultural explanation of rise of nationalism, he put forward an economic explanation. New means of communication like railways, press, post office brought people together. Various exploitative mechanisms used by the British led to unintentional unification of Indian society. तो unification भी देखिए, कहते हैं ना कि हर बुराई में भी एक अच्छाई छुपी होती है। बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, लेकिन इसने क्या किया, ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पे देश में यूनिटी भी आ गई कि इनको खदेड़ कर बाहर निकालना है ना। He saw peasant struggle as a result of the introduction of new mode of production in Indian culture. Agriculture की बात हो रही है यहाँ पे। He attributed it to the introduction of exploitative capitalist system, as a result of which new mutually antagonistic classes emerged in agriculture. तो इन्हीं के विरोध में जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, यहाँ पे एंटागोनिस्टिक क्लासेस एमर्ज हो गई। कहाँ पे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। अकॉर्डिंग टू हिम, द इंडियन स्टेट हैड एज्यूम्ड द नॉर्म्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एज द एक्सेस ऑफ डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। देसाई मूव बियॉन्ड द एकेडमिक डिस्कोर्स एंड सजेस्टेड मार्क्सिस्ट अप्रोच एज अ नॉर्मेटिव सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स फेस बाय द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो इन्होंने इसीलिए मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी को ज़्यादा पुश किया, किनकी तरफ, जो कॉमन मासेस की तरफ थे, कि इनको जानना, यानी इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तब क्या होगा, नए नए एफर्ट्स किए जाएंगे और इससे क्या होगा, देश आज़ाद होगा। और आज़ाद होने के बाद भी हम इस थ्योरी को चलाते रहेंगे ताकि बहुत ज़्यादा क्या ना हो, एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए ना। देसाई इज क्रिटिसाइज, अब इनका क्रिटिसिज्म भी होगा तो जान लीजिए क्या क्रिटिसिज्म है। देसाई इज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग एन indoctrinated scholar who refuses to recognize an alternative reality beyond the one visible through the Marxist lens. तो कह रहे हैं कि केवल मार्क्सिस्ट लेंस से ही देख रहे थे
और रियलिटीज़ को वो नहीं देख पा रहे थे। मार्क्सिस्ट लेनिस्ट का मतलब है केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात होगी, वहाँ पे केवल इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस की बात होगी, ठीक है। अदर जो एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करते हैं उनको उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। मैनी ऑफ हिज प्रोपोजिशंस आर नॉट बैक्ड बाय एम्पिरिकल एविडेंसेस। ही ऑल्सो डाउन प्लेड द वैल्यू ऑफ कल्चर एंड रिलीजन इन इंडियन सोसाइटी। तो ये इनसे अछूत कह सकते हैं कि इंडियन कल्चर और रिलीजन जहाँ आ जाता है तो ये समझ में आता है कि ये सब उनके द्वारा छूट ही जाता है जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये इनका एक तरह से क्रिटिसिज्म बनता है कि इन्होंने कल्चर और रिलीजन को उतना तवज्जो नहीं दी अपनी स्टडीज़ में, अपनी थ्योरीज़ में, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं सोचा, तो ये एक तरह से उनसे इग्नोर हो गया, ठीक है। तो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम कल से कॉलोनियल रूल की बात करेंगे, इम्पैक्ट उसका देखेंगे, ठीक है। और ये सब टॉपिक्स आप हिस्ट्री में भी पाते ही हैं, तो एक सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जानेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी में, ओके, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, ओके। तो विद दिस हम आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, वीडियोज़ को देखिए, और कोई परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। ऑल दी बेस्ट।